मोशन। क्या होता है गति? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तित करता है या उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है समय के साथ, तो हम उस वस्तु को किस में कहते हैं? गति में कहते हैं। When position of any object changes with time with respect to the reference point, then object said to be in motion. Okay, तो सीधा सीधा लिखेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बहुत छोटा छोटा एकदम समझने वाली चीज, जितना समझ में आ जाए उतना ही लिखने वाला हूं और जितनी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमको पूरा पढ़ना है, नहीं, पूरा जो समझने वाली चीज है बस उतना ही समझना है, उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। गति क्या है? स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन किसके साथ? समय के साथ। समय के साथ। तो क्या लिखेंगे? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम with respect to the reference point, with respect to the reference point। जैसे कोई एक वस्तु है, ये किसी बिंदु A से बिंदु B पर पहुंच जाता है, पॉइंट A से पॉइंट B पर चला गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। किसके साथ गया? टाइम के साथ गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर हमारे आसपास में कोई भी चीज नहीं होगी, जैसे पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कोई पेड़ वेड़ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पहाड़ वहाड़ जैसा कुछ, मतलब टीला बीला भी नहीं है, एकदम सब कुछ एकदम समतल रेत है, तो अगर हम खुद भी उस रेत में चलेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम आगे चले या पीछे चलेंगे, हम चले भी हैं आगे, नहीं चले हैं। तो इस चीज से बचने के लिए या इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए किसको रखा गया है? विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये आसपास की कोई वस्तु होती है, कोई पेड़, कोई पौधा, कोई लड़का, कोई चीज होती है, जिसके पोजीशन, जिसकी स्थिति के साथ हम अपने वस्तु की स्थिति को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना करते हैं कि वो यहां था, अच्छा यहां से थोड़ा और दूर चला, गति में था, ऐसा मैटर है। अब आगे बात करते हैं गति की, मोशन की। मोशन हमारा कैसा है? एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, या रिलेटिव है। तो जो हमारा मोशन होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो रिलेटिव होता है। कोई भी एक वस्तु किसी एक वस्तु के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है, लेकिन वही वस्तु जो मोशन में है किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकती है। जो मोशन में है वो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकती है। आगे बात समझ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम बस में बैठे हुए हैं, बस में हम बैठे हैं, बस चल रही है तो हम भी चल रहे हैं। तो जब हम बाहर की वस्तु को देखेंगे तो बाहर की वस्तु सारी पीछे जाती हुई रहेंगी, तो हमें लगेगा कि हम गति में हैं। लेकिन जब हम अपने आसपास में बैठे हुए व्यक्ति के साथ अपने स्थिति की तुलना करेंगे तो उस स्थिति में हमारी स्थिति उनके रेस्पेक्ट में परिवर्तित नहीं हो रही होगी। और ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि जो हमारी गति है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो हमारी क्या है? रिलेटिव स्थिति वाली या रिलेटिव मोशन है, ऐसे कहेंगे। ठीक है। तो यही बात रेस्ट पे भी लागू होगी कि रेस्ट हमारी जो है वो जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट हो, वो क्या हो सकती है? रिलेटिव हो सकती है, रिलेटिव होती ही है, ऐसा कहते हैं। आगे बात करते हैं गति के बाद गति के उन सभी चीजों के बारे में जो गति से संबंधित हैं। तो पहले तो बात कर ले गति के प्रकार, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। कितने प्रकार हैं? गति के दो प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। एक तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति, एक समान गति, और दूसरा है अपना नॉन यूनिफॉर्म, असमान गति, असमान गति। बात करते हैं अब एक समान और असमान गति की। एक समान गति, पहला यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति ये क्या है? जब कोई वस्तु समान समय में, कैसे? समान समय में समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे, तब वह वस्तु किसमें कहलाएगी? तब वह वस्तु कहलाएगी एक समान गति में। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन इज, और वी कैन से दैट in this motion object covers equal distances in equal intervals।
इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स। क्या करता है ऑब्जेक्ट? इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जा रहा है, तो बीच में किलोमीटर हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर का रास्ता है। और ध्यान से देखें कि हर एक किलोमीटर के लिए ऑब्जेक्ट 1 घंटा ले रहा है ना। फिर अगले 1 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लिया, फिर अगले 1 किलोमीटर 1 घंटा, हर घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है। सो सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति इसको कहते हैं। अब आगे बात करते हैं असमान। असमान इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, या तो वहां अनइक्वल इंटरवल्स होंगे, है ना, इसका क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा। अनइक्वल इंटरवल होगा इक्वल डिस्टेंस, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस होगा इक्वल इंटरवल्स, है ना। ऐसा तो लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा असमान, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस होगा इक्वल इंटरवल्स में, या फिर वाइस वर्सा। इनको उल्टा कर दें हम, ठीक। मतलब समान दूरी असमान समय, या इसका विपरीत, मतलब असमान दूरी समान समय। मतलब यह है कि 1 किलोमीटर ऑब्जेक्ट 1 घंटे में चलता है, फिर अगला 1 किलोमीटर 2 घंटा में चल रहा है, फिर अगला 1 किलोमीटर 3 घंटा में चल रहा है। तो जो समय ले रहा है हर 1 किलोमीटर के लिए वो अलग अलग है। और इस तरह के मोशन को कौन सा मोशन कहेंगे? हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। आगे बात समझें, आगे बढ़ते हैं अब इससे संबंधित ग्राफ पर। ग्राफ देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा। यूनिफॉर्म मोशन का ये होता है समय, टाइम एक्सिस, और ये होता है हमारा डिस्टेंस एक्सिस, जिसको हम एस से लिखते हैं, दूरी, है ना, दूरी। इसमें क्या होता है, जो हमारा मोशन होता है उसकी जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? स्ट्रेट। लेकिन असमान में कैसी होगी? असमान में हमारी ऐसी होगी, है ना, असमान में हमारी ऐसी होगी, या असमान में हमारी कैसी हो सकती है? ऐसी हो सकती है। ये जो ग्राफ होंगे जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कर्व्ड लाइन होगी, कहीं इधर से मुड़ के जा रही है, उधर से मुड़ के जा रही है, या फिर जिगजैग टाइप की लाइन होगी, तो इस तरह के ग्राफ्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म असमान गति को। आई बात समझ में? और यूनिफॉर्म वाले के लिए एक ही है, वो है स्ट्रेट। जरूरी नहीं कि यहां से स्ट्रेट हो, यहां से भी स्ट्रेट हो सकती है, यहां से भी स्ट्रेट हो सकती है, ऐसे भी स्ट्रेट हो सकती है ना। बस स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम सीधी जानी चाहिए। अब आप कहोगे कि कहीं अगर ऐसा हो गया एकदम सीधा, तो इस स्थिति में वस्तु गति में ही नहीं होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाइन तो सीधी है लेकिन वस्तु गति में नहीं है। समय लग रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही है। तो दोनों का आना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम इसके कंपोनेंट्स पर, किस पर ये निर्भर है। आगे बात करते हैं अब उसके कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है दूरी, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। दूरी किसको कहते हैं? कोई भी वस्तु जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो वो एक रास्ता से जाता है, वो एक रास्ते से जाता है, और उस रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। सो द लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज जस्ट डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते, रास्ते की लंबाई, ये क्या कहलाती है? दूरी। आई बात समझ में? बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूरी का मात्रक क्या होता है वो आप जानते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका मात्रक होता है मात्रक मीटर। छोटे मात्रक भी हैं, सेंटीमीटर है, बड़े मात्रक भी हैं, किलोमीटर, लेकिन मात्रक क्या है? मीटर है, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं?
स्मॉल m से डिनोट करते हैं। दिस इज यूनिट, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। ओके, अब बात करें ये कैसी राशि है, कैसी राशि है जो भी हम पढ़ करके आ रहे थे, सदिश और अदिश, कैसी राशि है ये है आपकी अदिश राशि। कैसी है आपकी अदिश राशि, जिसको हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्यों भैया, क्यों है ये अदिश राशि, क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। हम कभी भी ये बात नहीं करते हैं कि हमने 5 किलोमीटर दूरी तय की और इस दूरी में हम इस दिशा में गए, कभी नहीं कहते। जब हम दिशा लगा देते हैं तो वो दूरी से बदल करके क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, और वो एक सदिश राशि है। आगे बात समझ में, थोड़े और फैक्ट्स की बात करते हैं इसमें, कि ये कैसी राशि है वो तो पता चल गया, अदिश राशि है, लेकिन क्या ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य, कैसी है? तो ये सदैव धनात्मक है। कैसी है? सदैव धनात्मक है, सदैव धनात्मक है। आगे बात समझ में क्लियर है? आगे बात करते हैं विस्थापन की। किसकी बात करते हैं? विस्थापन की। विस्थापन, विस्थापन जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन जो है वो दूरी का ही संशोधित रूप है। दूरी हमारी जो भी रास्ता था उसकी लंबाई थी, लेकिन यहां रास्ता तो होगा लेकिन रास्ते की लंबाई नहीं होगी। रास्ता एक जगह से शुरू होगा, एक जगह खत्म हो रहा होगा, या वस्तु एक जगह से चली होगी, एक जगह पहुंच रही होगी। उन दोनों के बीच में जो सीधी रेखा होगी, उस सीधी रेखा की लंबाई को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु यहां से ऐसे चला, यहां पहुंचा, तो इसकी दूरी तो ये हो गई, लेकिन इसका जो विस्थापन होगा ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा वाली दूरी होगी। तो इस सीधी रेखा वाली दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्थापन। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दूरी। अब ध्यान देना, जब सीधी रेखा इसमें इन्वॉल्व हो गई, सीधी रेखा इसमें आ गई, तो सीधी रेखा एक दिशा में होगी, एक दिशा में होगी, और इस दिशा को अब हम इस विस्थापन में इन्वॉल्व कर लेंगे और हम कह देंगे कि ये विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। आगे बात समझ में, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसमें दिशा आ गई, क्यों आ गई? क्योंकि एक सीधी रेखा में है, और इसके पास क्या होगा? एक प्रारंभिक बिंदु होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा, और एक अंतिम बिंदु होगा, एक अंतिम बिंदु होगा। इट इज इनिशियल पॉइंट, इट इज इनिशियल पॉइंट एंड इट इज फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल एंड फाइनल के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट has a direction. Why? Because it is straight, so that's why it is a vector quantity. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बात समझ में। अब अगर वेक्टर हो गई तो इसके साथ और क्या चीजें आ जाएंगी? पहले तो तुम इसका डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन क्या होगा? हिंदी में लिखेंगे, दो बिंदु कौन कौन से? प्रारंभिक और अंतिम। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, है ना। अंग्रेजी में लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब ध्यान देना, ये जो विस्थापन होगा ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके पास एक दिशा है, और दिशा कौन सी है ये भी ध्यान रखना। दिशा है इनिशियल से फाइनल, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की तरफ। ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और कैसा हो सकता है? ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब हम अंतिम से प्रारंभिक की ओर देखना शुरू करेंगे, क्योंकि इसकी दिशा शुरुआत से अंतिम की तरफ है, प्रारंभिक से अंतिम की तरफ। लेकिन जब हम अंतिम से प्रारंभ की तरफ इसको देखना शुरू करेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, और ये शून्य भी हो सकता है। क्यों शून्य हो सकता है? क्योंकि ये दो बिंदुओं पर निर्भर है, प्रारंभिक और अंतिम। मान लो कोई वस्तु यहां से चलती है बिंदु ए से
और घूम फिर के बिंदु ए पर ही आकर के रुक जाती है, तो इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही हुआ, और एक ही बिंदु की कोई स्ट्रेट लाइन या डिस्टेंस तो होगी ही नहीं, इसलिए ये शून्य भी हो सकता है। आगे बात समझ में क्लियर है विस्थापन के बारे में। इसके बाद इसके हम यूनिट की बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक होता है भैया मीटर। क्या होता है? मीटर। यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़े स्पीड एंड वेलोसिटी की तरफ। आगे बढ़ते हैं स्पीड की तरफ। स्पीड, इसको हम क्या कहते हैं? चाल। ये क्या है? चाल क्या है? चाल क्या है? किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी जितने समय में तय की गई होती है उससे डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है? चाल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाते हैं? डेफिनेशन क्या लिखते हैं? किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। व्हाट इज इंग्लिश डेफिनेशन? इंग्लिश में होगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया पर यूनिट टाइम में क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। स्पीड। चाल बराबर क्या होगा? डिस्टेंस दूरी बटा टाइम, समय। आगे बात समझ में क्लियर है? दूरी की इकाई क्या होती है? मीटर। समय की इकाई क्या होती है? सेकंड। तो चाल की इकाई क्या हो गई? इसका मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है बात? क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। क्या इसमें कोई दिशा है? क्या इसमें कोई दिशा है? नहीं भाई, इसमें कोई दिशा नहीं है। क्यों? क्योंकि किस पर निर्भर है? दूरी पर निर्भर है। दूरी में खुद दिशा नहीं है। जो दिशाहीन है वो दूसरे को क्या दिशा दिखाएगा? वो दूसरे को दिशा दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो दूरी दिशाहीन है, इसलिए ये भी दिशाहीन होगा। समय में दिशा तो होती ही नहीं है। आ गई बात समझ में? दिशा नहीं है तो कैसी राशि है? कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। स्केलर है तो सदैव कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। सदैव कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। कभी कभी जीरो भी हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अगर डायमेंशन लिखने को कहें, जो कि पहले ही पढ़ा दिया है, डायमेंशन लिखने को कहें तो क्या हो जाएगा? LT-1। सजा के लिखने को कहें तो क्या हो जाएगा? M0 LT-1। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। ये हो जाएगी इसकी वीमा। क्या हो जाएगी? इसकी वीमा हो जाएगी। क्लियर है बात? ये किसकी बात हो गई? चाल की बात हो गई। चाल के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चाल के प्रकार की बात करते हैं। तो चाल के प्रकार, टाइप्स, कितने टाइप का होता है? 3 तरह का। एक समान चाल, जिसको यूनिफॉर्म कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा असमान चाल, जिसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है। तीसरा जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो बताने के लिए क्या यूज करेंगे? बताने के लिए यूज करेंगे एवरेज, औसत चाल। क्या यूज करेंगे? औसत चाल यूज करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। यहीं तक बात रखते हैं। अब हमारे पास क्या है? एक समान चाल है, असमान चाल है और औसत चाल है। होगा क्या इसमें? होगा यही कि एक समान चाल में वस्तु दूरी तय करेगा, लेकिन समान समय में समान दूरी तय करेगा, मतलब वही एक समान गति वाला। और असमान चाल में एक समान समय में असमान दूरी तय करेगा, या फिर एक असमान समय में समान दूरी तय करेगा, बस। और जब ये वाली स्थिति उत्पन्न होगी तो बहुत सारी चाल हो जाएगी। जैसे कोई गाड़ी यहाँ से किसी शहर जा रही है, तो शहर में जाकर के कहीं ब्रेक लगाएगी, कहीं एक्सेलरेशन होगा, कहीं ब्रेकिंग होगी, कहीं एक्सेलरेशन होगा, तो उसकी चाल बदलती रहेगी। सो व्हाट वुड बी दैट्स स्पीड? एक स्पीड उसकी क्या होगी? वो होगी एवरेज स्पीड।
ठीक है, वो निकालेंगे कैसे? वो निकालेंगे कुल दूरी बटा कुल समय, इस फार्मूले से निकाल लेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? आगे बात करते हैं हम वेलोसिटी की, वेग की। वेग जिसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेग क्या है? वेग क्या है? वेग है आपका डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मतलब विस्थापन की दर, या दूसरी डेफिनेशन क्या लिख देंगे? विस्थापन परिवर्तन की दर, या इसको लिख सकते हैं एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। तय किया गया विस्थापन। सो इन इंग्लिश इट वुड बी displacement traveled per unit time। आगे बात करते हैं। अब ये निर्भर किस पर है? विस्थापन निर्भर है हमारा, वेग निर्भर किस पर है? वेग निर्भर है हमारा विस्थापन पर। वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटा समय, है ना? मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर है, विस्थापन पर निर्भर है, तो ये तो सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है। तो वेग कैसी होगी? वेग भी सदिश होगी। अब अगर ये सदिश है तो ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी और जीरो भी होगी। जब जब विस्थापन पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, जब जब विस्थापन नेगेटिव तो ये नेगेटिव, जब जब विस्थापन जीरो तो ये जीरो। वेग और चाल में ये अंतर है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, विस्थापन बटा समय है, तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। दोनों का मात्रक क्या होता है? सेम होता है। चाल का मात्रक और वेग का मात्रक सेम होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और डायमेंशन भी सेम होता है। डायमेंशन क्या रहेगा? m0 LT-1। आगे बात समझ में क्लियर है? समझ गए? अब टाइप्स की बात करते हैं। वही टाइप्स यहां भी आ जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। समान, असमान और औसत। यहां औसत मेन है, औसत। यहां औसत कुल विस्थापन बटा कुल समय नहीं होगा। क्या होगा तब? जब अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे तो अलग अलग वेलोसिटीज का हम एल्जेब्रिक सम करेंगे, और जितना उसी का हम उससे डिवाइड कर देंगे। जितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज होंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, एल्जेब्रिक मीन निकाल लेंगे। एल्जेब्रिक मीन वुड बी द एवरेज वेलोसिटी। वो क्या होगी? आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। बात क्लियर है? समझ गए? बोलो हाँ समझ गए हो भाई। आगे बढ़ते हैं त्वरण की तरफ बढ़ते हैं। त्वरण जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या होता है त्वरण? वेग परिवर्तन की दर होता है। क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। जब वेग बदलने लगे तो हम उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चाल परिवर्तन भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो मैग्नीट्यूड में चला जाएगा, वो डायरेक्शन हटा देगा, वो वेक्टर सदिश हटा देगा, अदिश बना देगा। इसलिए वेग की बात करते हैं, वेग परिवर्तन की दर। जब किसी वस्तु का वेग परिवर्तित हो, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा अपना वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, जो टाइम लगा, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अपना जो वेलोसिटी है वो कैसा है, सदिश है। कैसा है, सदिश है। हिंदी में लिखना भूल गया क्या, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटा समयांतराल, कितने समय में बदला, समयांतराल। ठीक है, तो ये अपना सदिश है, वेक्टर है। तो अपना जो एक्सीलरेशन और त्वरण होगा ये क्या होगा, ये भी कैसा होगा, ये भी अपना सदिश होगा। ये निर्भर किस पर है, वेग पर। वेग निर्भर किस पर है, विस्थापन पर। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वेग परिवर्तन। वेग 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 का परिवर्तन भी तो वेग ही होगा। तो वेग परिवर्तन में वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, और समयांतराल एक और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका मात्रक, यूनिट। और क्वांटिटी कैसी हो गई, क्वांटिटी अपनी सदिश, वेक्टर। अब अगर वेक्टर है तो क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं। अब त्वरण के भी प्रकार हैं, त्वरण के भी प्रकार हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम्स में त्वरण के प्रकार को पूछा जाता है, तो इसलिए इसको यही छोड़ते हैं। यूपीटेट में आया हुआ क्वेश्चन था इसी का, मात्र वो पूछ लेता, डायमेंशन विमा, विमा। तो विमा क्या हो जाएगी इसकी, m0L_t-2, लिख लेना विमा इसकी। खत्म करते हैं इसको यहीं पर, अगले वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे गति के समीकरणों को।